तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो कुछ टॉपिक था वो छूट गया था समास को लेकर, ठीक है। तो समास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए समास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग का दो टॉपिक छूट गया था। एक था द्वंद्व समास और एक था बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है द्वंद्व समास काम करता है और बहुब्रीहि समास काम करता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं आप। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है। द्वंद्व समास में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद प्रधान नहीं होते लेकिन इसमें दोनों पद मिलकर कोई एक शब्द बनाता है, जिसका तीसरा शब्द जो होता है वो उन दोनों शब्दों का, उन पूरे वाक्यों का क्या करता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जो भी इस वाक्य का हमको अर्थ निकल कर आएगा वो तीसरा पद हमको क्या कहता है, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा अर्थ होगा जिसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द्वंद्व समास होता क्या है। तो द्वंद्व समास में हम लोग देखते हैं कि क्या है द्वंद्व समास, ठीक। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि अगर जिस जिस पद में जिस पद में या वाक्य में, ठीक है, वाक्य में अगर क्या आए और या ये दो चीज अगर आ रहा है, ठीक है, दो चीज अगर आ रहा है शब्दों के बीच में, और अगर किन्हीं दो शब्दों के बीच अगर इसका नोटेशन इस तरह से है, ठीक है, मतलब उनके बीच अगर अगर एक लकीर दिया गया है जो बीच के दोनों के भागों को डिवाइड करता है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो बात अगर हम लोग नदी और नाले लिखते हैं, ठीक है, नदी नाले। तो नदी नाले लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नदी और नाले, ठीक है। तो यहाँ पर और आ रहा है, ठीक है, और आ रहा है मतलब ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। और मान लो बात पाप पुण्य आ रहा है, ठीक है, पाप पुण्य आ रहा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, पाप और पुण्य, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, ठंडा गरम, ठंडा और गरम अगर लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठंडा या गरम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या क्या रहा है, यहाँ पर भी और आ रहा है, यहाँ पर भी और आ रहा है, और यह आ रहा है, मतलब हम जो सोचे थे यहाँ पर द्वंद्व समास के लिए और या का जो प्रयोग हो रहा है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास के लिए, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या है, बहुब्रीहि समास के लिए देखते हैं। बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में कुछ नहीं है कि इसमें जो है तीसरा जो पद होता है वो क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीसरा पद एक दोनों जो अर्थ रहेगा, जो वाक्य रहेगा उसका क्या होता है, एक अर्थ बताएगा, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कुछ है, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो बाद हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि दशानन, ठीक है। तो दशानन को क्या लिख सकते हैं, दस है आनन, दस है आनन अर्थात रावण, ठीक है। तो रावण को क्या बोल सकते हैं, दशानन, ठीक है। दस है उसका सिर है, ठीक है। दस है आनंद जिसका अर्थ 10, रावण के 10 सिर होते हैं इसलिए इसको दशानन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे चतुर्भुज लिखते हैं, चतुर्भुज। तो ये है चार है भुजा, चार है भुजा, चार है भुजा जिसके अर्थात क्या लिख सकते हैं, जिसके अर्थात विष्णु, ठीक है।
तो ये हो जाएगा चतुर्भुज। तो ऐसे ही दशानंद में जितने भी, जैसे दशानंद एक शब्द है और उस शब्दों का एक वाक्य बनेगा और उस वाक्य को लेकर जो है एक तीसरा वर्ड निकलेगा और उस वर्ड को क्या बोलेंगे, जो शब्द निकलेगा वही बहुब्री समास का उदाहरण होगा। चाहे कोई भी ऐसा अगर हमको शब्द दिया गया, जैसे कि कोई एक शब्द और लिख लेते हैं, जैसे कि चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको चंद्रमौली को क्या बोल सकते हैं, चंद्र है, चंद्र है मौली, अर्थात चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात किसको बोल सकते हैं, जिसके मौली मतलब जिसके सर पर क्या हो, चंद्र है। चंद्र किस पर होता है, भगवान शंकर पर होता है, तो जिसके सर पर चंद्रमा हो वह है भगवान शिव, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बहुब्री समाज के जितने भी उदाहरण है, जितने भी एग्जाम्पल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुब्री समाज का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो समास है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। समास में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और यहाँ पर देखते हैं क्या है, और ठीक है कुछ और एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय और बहुब्री समास के बीच क्या है अंतर हो सकता है, या फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, द्विगु समास या बहुब्री समास के बीच अंतर देख सकते हैं, ठीक है। या फिर द्विगु समास या कर्मधारय समास के बीच अंतर को देख सकते हैं, ठीक है। या संधि या समास के बीच अंतर को देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके बीच अंतर रहेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कर्मधारय समास और बहुब्री समास के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, कर्मधारय जो होता है वो क्या होता है, के समान या है जो, अगर ये दो चीज़ अगर आ रहे हैं तो उसको कर्मधारय समास बोलेंगे, ठीक है। और बहुब्री समास क्या होता है कि इसका तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या है, के समान या है जो अगर शब्द आ रहा है, ठीक है, तो ये कर्मधारय समास है। बहुब्री समास में एक तीसरा अर्थ निकलेगा, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, यहाँ पर एक संज्ञात्मक, इसका एक विशेषता संज्ञात्मक, जो यहाँ पर शब्द दिया रहेगा, मतलब कोई शब्द दिया रहेगा उसका एक संज्ञात्मक अर्थ निकलेगा, उसको द्विगु समास बोलेंगे। बहुब्री समास में हम लोग यहाँ तीसरा अर्थ रहेगा। द्विगु समास और कर्मधारय के बीच इसका संज्ञात्मक शब्द रहेंगे, इसमें के समान है जो रहेगा तब लिखेंगे। संधि समास हो जानते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको अंतर को बता सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं, और इसका कैसे जो इसका प्रयोग करते हैं उसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो समास है वो लगभग ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर शब्द भेद, काइंड ऑफ वर्ड, वर्ड के कौन कौन से भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट, इतिहास स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर देखेंगे, और अर्थ के आधार पर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।